हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी कार्बनिक रसायन में अभी तक हम 4 चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं। आई होप चारों चैप्टर्स सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हैं, क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल हम 7 चैप्टर्स का डिस्कशन करेंगे, जिसमें से हम 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो अभी तक हमने 4 चैप्टर्स पढ़े हैं, वही बच्चों ज्यादा हमारे स्कोर्स जो हैं, ज्यादा जो मार्क्स का स्कोर है उन्हीं 4 चैप्टर्स का है। अब हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में 3 चैप्टर और बचे। ठीक है, ये तीनों चैप्टर्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन बात ये है कि ये तीनों चैप्टर्स जो हैं ये कंप्लीटली आपके सिंपल चैप्टर्स हैं। स्कोर इनका कम है, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप इन्हीं 3 चैप्टर्स में से होता है। तो 13 चैप्टर लास्ट मैंने आपको अमीन्स पढ़ाया, जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग था, लेकिन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो चैप्टर नंबर 4 था। इसके अलावा आज हम यहां पर चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी का 14th चैप्टर है, और अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका 5th चैप्टर है, जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स, और हम इसको बोलते हैं बायो मतलब जीव विज्ञान, बायोलॉजी को हम कहते हैं, और अणु का मतलब होता है आपके मॉलिक्यूल। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर में। इसके बाद हमारा एक चैप्टर बचेगा पॉलीमर, जिसको हम बहुलक कहते हैं, और केमिस्ट्री इन आवर एवरीडे लाइफ, जिसका मतलब है कि हमारे दैनिक जीवन में रसायन का क्या महत्व है। 4 चैप्टर्स अभी तक कंप्लीटेड, चारों का जो मार्क्स स्कोर है वो बहुत ज्यादा है, तो उनको हमको ज्यादा डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो हमारे बचे हुए 3 चैप्टर्स हैं इनको हमको स्किप करना है। स्किप हमें किसी भी पार्ट को कहीं से नहीं करना है, हमें हर चीज को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर आपका कोई एक छोटा सा पैराग्राफ या कोई लाइन भी गिवन है तो बच्चों केमिस्ट्री में क्वेश्चन कहीं से भी अराइज हो सकता है। ओके, सो जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आज के लेक्चर में एक नई बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जैव अणु। इंग्लिश में बात करूं तो मैं इसको बोलूंगी बायोमॉलिक्यूल्स। क्या बोलूंगी? बायोमॉलिक्यूल्स। एक ही नाम है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि बायोमॉलिक्यूल नाम है तो क्या हमें इसमें बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी? बच्चों, यहां हमें बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, बट आप जानते हो कि आपके शरीर को अच्छे से चलाने के लिए, आपके शरीर को बिल्कुल सुदृढ़ बनाने के लिए, जितनी भी क्रियाएं हो रही है उनको सक्रिय बनाने के लिए केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं बात करूं, हमारे शरीर में हम जो भी भोजन खाते हैं, ठीक है, उस भोजन में आपको पता है कि प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, कई चीजें ऐसी होती है जिनमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी से रिलेटेड है, तो बॉडी से रिलेटेड है तभी हमने इसको टर्म दिया बायो। ठीक है। अब मॉलिक्यूल का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल मतलब होते हैं अणु, और अणु का मतलब ये है कि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये किसी ना किसी केमिस्ट्री से मिलके बनी है। जैसे मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन को आप बायो का पार्ट मानोगे, लेकिन वो प्रोटीन बना कैसे, उसका संरचना कैसे है, प्रोटीन के क्या क्या प्रकार होते हैं, ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है। अगर मैं बात करूं विटामिन की, तो आप बोलोगे विटामिन मतलब हमारी बायो, लेकिन आपकी बॉडी में विटामिन ए, डी, बी, सी, B1, B2, इतने सारे हमारे पास में विटामिन ई, विटामिन के हैं। तो ये सारे विटामिन जो हैं ये आपके कैसे बनते हैं, इनका क्या फॉर्मूला होता है, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सारा आपका रसायन विज्ञान का ही पार्ट है। तो हम ये कहेंगे कि हम बायो नहीं पढ़ रहे हैं, हम इनफैक्ट हम बायोलॉजी में हमारी कहाँ पर केमिस्ट्री अप्लाई होती है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर का नाम है जैव अणु, जैव अणु को आप साइंस की जिस ब्रांच में पढ़ते हो, जिस शाखा में पढ़ते हो, उसको हम जैव विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब जैव अणु जो होते हैं ना, वो जैव अणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, आप ये देखोगे कि बायोमॉलिक्यूल्स आपके जैव तंत्र में, ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि सबसे पहले तो बनते हैं, बनने के बाद ही अपने आप को कायम रखते हैं, और कायम रहने के बाद बच्चों ये अपना पुनर्जनन करते रहते हैं, मतलब ये दोबारा से रीजनरेट होते रहते हैं, खत्म नहीं होते। और इस पूरे को अध्ययन करने के लिए हम जिस ब्रांच में इस जैव तंत्र का अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं जैव रसायन। क्लियर? जैव रसायन मतलब आपकी बायोकेमिस्ट्री।
क्लियर इतना? तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री रिगार्डिंग बायोलॉजी। अब इस पूरे चैप्टर को हम बहुत सारे डिविजन्स में पढ़ेंगे। आप ये देखोगे कि अगर आप अभी एनसीईआरटी की बुक को ओपन करके देखोगे तो आप ये देखोगे कि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बच्चों ये चैप्टर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप किसी चीज का एक बार स्ट्रक्चर क्लियर कर चुके हैं तो आपको उसको बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ एक बार इसके माइंड मैपिंग की, इसके फ्लो चार्ट की, कि मैं इस चैप्टर में आपको किस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी कार्बोहाइड्रेट्स की, क्या होते हैं अभी हम चर्चा करेंगे, उनका वर्गीकरण करेंगे। इस चैप्टर में हम बहुत सारी शुगर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, एक शुगर वो होती है जो आप घर में खाते हो, एक शुगर वो होती है जो आपको मिल्क से मिलती है, एक शुगर वो होती है जिसको आप शुगर कैन से एक्सट्रैक्ट करते हो। तो बहुत सारी शुगर्स आपके पास में है। इसके बाद शुगर के बाद हम जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हम प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन एक ऐसी टर्म है जिसके बारे में सबने ऑलमोस्ट सुना हुआ है। प्रोटीन के बाद हम जिस चीज का जिक्र करेंगे वो होंगे आपके विटामिन्स। क्लियर? इसी के साथ हम इसमें एंजाइम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और जो भी मैंने यहाँ पर नाम लिए बायोमॉलिक्यूल्स के, जैव अणुओं के, इन सभी जैव अणुओं को हम कैसे बनाते हैं, उनकी क्या संरचना है, उनका हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग आ रहा है, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 चैप्टर्स में से हम जो 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं उनका स्कोर ज्यादा है, इन 3 का स्कोर कम है। लेकिन कम है तो भी हमको इनको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि बेस्ट बेनिफिट क्या है कि ये तीनों चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन कभी भी यहां से घूम फिर के नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्टली एग्जाम में इसमें तीनों चैप्टर्स में से आपका क्वेश्चन पुट अप होगा। इतना क्लियर है? चलिए, तो पहले मैंने बोला कि मैं आपको शुरू करूंगी कार्बोहाइड्रेट से, तो आज का जो हमारा पूरा लेक्चर है हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डील करेंगे। अब बच्चों, कार्बोहाइड्रेट जो है वो अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, उसका वर्गीकरण बहुत ज्यादा है। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं और कल के लेक्चर में भी मैं उसी वर्गीकरण को कंटिन्यू करूंगी। तो हमारा आज का लेक्चर है कार्बोहाइड्रेट्स एवं उनका वर्गीकरण भाग 1। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो देखिए क्या बोला मैंने आपको कि ये जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूं बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये आपका 2 वर्ड से मिलके बना है ना, यही मैंने आपको बताया। बायो का मतलब होता है जैव और मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अणु। ठीक, अब इस बायोमॉलिक्यूल चैप्टर को हम किस में पढ़ते हैं? हम इसको पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है आपका जैव रसायन। ओके, इसका नाम है जैव रसायन। अब ये जो बायोमॉलिक्यूल है ये जैव अणुओं के बारे में बात करेगी, और उन जैव अणुओं का सीधा संबंध हमारी शरीर में होने वाली बहुत सारी प्रक्रियाओं से है। हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स भी हैं, ठीक है, तो वो हार्मोन्स भी क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस ही हैं, तो उनको हमको केमिस्ट्री में ही डील करना होता है। तो इस चैप्टर में मैं आपको हार्मोन्स के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, अब बच्चों बायोमॉलिक्यूल्स हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में। अब ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैव अणु, ये बहुत प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये आपके प्रोटीन भी होते हैं, ये आपके अमीनो एसिड्स भी होते हैं, ये आपके विटामिन्स भी होते हैं, ये आपके एंजाइम्स भी होते हैं। अब ये सब क्या होता है, ये हमारी बात की चर्चाएं हैं, पर अभी के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि ये सारे ही जैव अणु हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? मैं पढ़ाऊंगी इनका परिचय कि ये सब क्या है, और परिचय के बाद हम देखेंगे इनकी संरचना, और संरचना के बाद हम जानेंगे इनके प्रकारों के बारे में। तो इन्हीं 3 मुद्दों पे हम इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक क्या है आज का? आज का हमारा लेक्चर होने वाला है कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो देखिए, शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। अगर डेली लाइफ में कहीं नाम सुना है आपने कार्बोहाइड्रेट का, तो बहुत बार सुना होगा कि जब हम कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी में ज्यादा लेते हैं ना, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में फैट जमा होने लगता है। इसका मतलब जो हमारे मोटापे का सीधा सीधा कारण है वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, यही है। अब
ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ये बच्चों आपका एक तरीके की शुगर ही होती है। अब होगा क्या, कार्बोहाइड्रेट आपको हमेशा प्रकृति में पौधों से ही मिलेगा, और पौधों से ही किस रूप में मिलता है, ये पौधों से आपको शर्करा मतलब शक्कर के रूप में मिलता है। अगर मैं बात करूं पोटैटो की, ठीक है, आलू जिसे हम दैनिक जीवन में रेगुलरली हर सब्जी में हम प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। अगर हमें आलू खाना है तो मेथी आलू, भिंडी आलू, गोभी आलू, मटर आलू, आलू सब जगह है। वो आलू जो है पोटैटो, उस पोटैटो के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर मैं बात करूं व्हीट की, गेहूं की, तो आप देखोगे कि जो गेहूं होता है जिसकी हम रोटी खाते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से क्या है, ये आपकी प्रकृति से, आपको पौधों से प्राप्त होने वाली एक तरह की शर्करा है। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगी इसके परिचय में कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली है क्या। कार्बोहाइड्रेट पौधों से प्राप्त होने वाली शर्करा, ठीक है, ये आपको पौधों से प्राप्त होती है, नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है। अब देखोगे आप कि ये जो वर्ड है ना आपका कार्बोहाइड्रेट, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं, देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कार्बो प्लस हाइड्रेट, यही है, इसका नाम है कार्बो और ये है आपका हाइड्रेट, ठीक है। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करती हूं तो मुझे यहां पर दिखता है कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, कार्बो प्लस हाइड्रेट। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हाइड्रेट्स हैं किसके, कार्बन के। तो हम क्या बोलेंगे, ये हाइड्रेट हैं किसके, ये हाइड्रेट हैं कार्बन के। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोल सकते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, या हम हिंदी में इसको बोल सकते हैं कि ये आपके कार्बन के हाइड्रेट हैं। क्लियर इतना, चलिए, तो ये किसके हाइड्रेट हैं बच्चों, ये हमारे कार्बन के हाइड्रेट हैं। ओके, अब क्योंकि ये हाइड्रेट हैं तो आपको पता है कि आप हाइड्रेट किसको बोलते हो, आप हाइड्रेट हमेशा H2O को बोलते हो, वाटर को बोलते हो। तो अगर मैं इसका जनरल सूत्र लिखूंगी, अगर मैं इसका जनरल सूत्र लिखूं तो इसका जनरल सूत्र हुआ C6H2OY, ठीक है। यहाँ पे X कार्बन के कितने भी एटम्स हो सकते हैं, Y मतलब वाटर के आपके कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो इस कार्बोहाइड्रेट का जनरल सूत्र हुआ C6H2OY। इसका ये मतलब हुआ कि ये हाइड्रेट किसके हैं, ये हाइड्रेट बच्चों आपके कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। ओके, तो जनरल फॉर्मूला हुआ CXH2OY। अब कंपैरिजन करके देखते हैं, क्या कंपैरिजन करके देखें, कंपैरिजन हम ये करके देखें कि ये फॉर्मूला किसके ऊपर फिट हो रहा है, ठीक है। देखो, मैंने उदाहरण लिया C6H12O6। वैसे आपने छोटी क्लासेस में सुन रखा होगा कि C6H12O6 क्या होता है, नहीं सुना है तो मैं बता दूं कि ये और कुछ नहीं बल्कि आपका ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। ग्लूकोज भी आपकी एक तरीके की कार्बोहाइड्रेट है, एक तरह की शुगर है, ठीक है। तो C6H12O6 प्यारे बच्चों किसका फॉर्मूला है, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है। क्लियर इतना। अब अगर मैं क्या करूं, मैं इसको सूत्र के हिसाब से लिखूं C6, ब्रैकेट में बंद कर दूं H2O को, तो आप देखोगे कि 12 और 6 में 6 कॉमन है, तो मैंने यहाँ पर 6 को बाहर निकाल दिया। तो अगर मैं इस फॉर्मूला का और इस फॉर्मूला का कंपैरिजन करती हूं तो आप क्या देखोगे कि ये C6 ब्रैकेट में H2O6 और CXH2OY, ये फॉर्मूला लगभग इसके जैसा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब ये इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये ग्लूकोज जो है C6H12O6, ये क्या है, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कौन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, हमारा ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ग्लूकोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है
फॉर्मूला होता है C6H12O6। इतना क्लियर? चलिए, अब आपने नाम सुना है एसिटिक एसिड का, सुना है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आपको जब एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बताया था तो वहां पे मैंने आपको एसिटिक एसिड, जिसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, वो बताया था, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। यही होता है, यही होता है। अब बच्चों, अगर इस एसिटिक एसिड को, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म करके लिखूं तो मैं इसको C को 2 लिख सकती हूँ, O को भी 2 लिख सकती हूँ और H को 4 लिख सकती हूँ, या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ C2H4O2। अब अगर मैं इसके फॉर्मूले को इसके साथ में कंपैरिजन करके बनाऊं, तो अगर मैं इसके फॉर्मूले को कंपैरिजन करके बनाती हूं तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकती हूँ, देखो C2 हो गया, H2O को अंदर ले लिया, 2 को बाहर निकाल दिया। ये भी इस सूत्र को सेटिस्फाई कर रहा है ना? तो क्या हम इस एसिटिक एसिड को भी कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। भले ही ये इसके सूत्र को सेटिस्फाई कर रहा है, ये CXH2OY बना रहा है, लेकिन फिर हम कहेंगे कि ये जो हमारा एसिटिक एसिड है, ये जो हमारा इथेनोइक अम्ल है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या चीजें होती हैं? कार्बोहाइड्रेट वो चीजें होती हैं जो प्रकृति में आपको पौधों से प्राप्त होती हैं। ठीक है? तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारा इथेनोइक एसिड है, यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो हम हमेशा, ऐसा नहीं है कि अगर कोई किसी का फॉर्मूला CXH2OY है या कोई भी आपका हाइड्रेट है कार्बन का, तो हम उसको कार्बोहाइड्रेट बोल देंगे। हमेशा ऐसा नहीं होगा। कंडीशन ये भी है कि वो आपको प्रकृति से, पौधों से मिलना चाहिए। तो हमने क्या समझा? कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट्स किसके? कार्बन के, जिनका जनरल सूत्र है CXH2OY, और ये हमेशा हमको पौधों से प्राप्त होगा। क्लियर है बच्चों?